नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आपकी फसल पीली पड़ने लगी है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसकी कलिंग नहीं हो रही है, शाखाएं निकल नहीं रही हैं, ब्रांचेस बढ़ नहीं रही हैं, या फिर बहुत तेजी से जो जो उसके पत्ते हैं पीले पड़ के झड़ रहे हैं, तो या फिर आपके खेत की मिट्टी ही की संरचना ही बदल गई है, आपकी मिट्टी कठोर हो गई है, आपकी फसलों की जड़ें गहराई तक नहीं जा पा रही, आपकी पुरानी फसलों में कई बार कई तरह के रोग लग चुके हैं और रोगों के लिए आपको बार बार कई तरह के कीटनाशक खरीद कर, कई तरह के इंसेक्टिसाइड खरीद कर अपनी फसलों को देने पड़े हैं। पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फसल पैदा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पैदावार घट रही है। साथ ही आपकी फसलों को अधिक मात्रा में बार बार पानी देने की आवश्यकता है। ऐसी समस्या हैं जिनसे हर किसान को दो चार होना पड़ता है। फसलों में बीमारी लगना तो सहज हो गया है। इसके अलावा रासायनिक खादों की मात्रा को बढ़ाने के बावजूद भी उतनी पैदावार नहीं मिल पा रही है, या फसलें पीली पड़ जाती, झड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं, उनकी शाखाएं तेजी से नहीं निकलती हैं, शाखाएं सीमित रहती हैं। तो ऐसे में आप एक प्रयोग कर सकते हो। प्रयोग ये है कि आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ये गोबर भस्म संपूर्ण है, तो देसी गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गोबर की जो राख होती है उससे, कुछ सामान्य सी जड़ी बूटियों के पाउडर से तैयार किया गया, एक्सट्रैक्ट तैयार किया गया, ये बहुत ही अद्भुत है। आप इसका एक बार प्रयोग करके देखिए, ट्रायल करके देखिए, आप उसके प्रयोग से विस्मित हो जाएंगे। आप मेरे पास से इसको निःशुल्क भी ले सकते हैं प्रयोग करने के लिए। आप इसका प्रयोग अपने इच्छा के अनुसार 200-300 मीटर के एरिया में कर सकते हैं। आप किसी भी साग सब्जी में कर सकते हैं, किसी भी फलों के पेड़ों में कर सकते हैं। आप कोई भी क्रॉप लेते हैं, आप गेहूं की फसल लेते हैं, चावल लेते हैं, गन्ना लेते हैं, कॉटन लेते हैं, मटर लेते हैं, आप कोई भी फसल ले रहे हैं, आप किसी भी तरह की साग सब्जियां लेते हैं, चाहे वो आलू हो, टमाटर हो, बैंगन हो, मूली हो, गाजर हो, गोभी हो, हरी मिर्च हो, कोई भी हो, भिंडी हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करना बहुत सहज है। आपने यदि फसल ले ली है, आपके खेत में फसल तैयार है, खड़ी है, तो आज से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि 1 एकड़ के हिसाब से, 1 एकड़ का मैं दायरा दे रहा हूँ। यदि आपने 200 एकड़ मीटर में इसका प्रयोग करना है, 200 मीटर की आपकी क्यारी है, उसमें गन्ना लगा हुआ है, गेहूँ लगा हुआ है, चावल लगा हुआ है, या साग सब्जियां लगी हुई हैं, या फसलों के पेड़ लगे हुए हैं, तो आपने एक काम करना है। काम ये है कि इसका 150 से 200 ग्राम की मात्रा, आपने 200 लीटर, 100 लीटर, 100 लीटर का ड्रम भी ले सकते हैं, 200 लीटर का ड्रम भी ले सकते हैं। पानी में इसको 100 से 150 ग्राम के आसपास पानी में उसको घोल दीजिए, अच्छे से चला दीजिए, घोल दीजिए। और उसमें चाहें तो आप गोबर की कंपोस्ट खाद ले लीजिए। यदि आपने अपने घर पर गोबर की खाद तैयार की हुई है, गोबर की सैलरी आपके पास है, तो उस पे भी 5-7 किलो के आसपास वो ले लीजिए। यदि नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और उसका प्रयोग कर लीजिए। वैसे मैं तो अपने मित्रों को कहता हूँ कि अपनी जो कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, स्वयं तैयार करनी चाहिए। तो गोबर की खाद से हमारी मिट्टी को काफी मात्रा में ह्यूमस मिल जाता है, काफी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाता है। ये हमारी मिट्टी की जान है, प्राण शक्ति है। बिना इसके हमारी मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है वो नहीं बढ़ पाती है। तो मिट्टी को अपने को बनाए रखने के लिए ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप बताऊं, आज से 15-20 साल पहले हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ हमारे भोजन को कुछ मूलभूत तत्वों में विभाजित करते थे। वो बताते थे कि हमें भोजन के रूप में प्रोटीन लेने की आवश्यकता है, हमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट की 300 ग्राम पर डे लेने की आवश्यकता है, इसके अलावा विटामिन लेना है, मिनरल्स लेने हैं, पानी लेना है, फैट लेनी है। इसके अलावा किसी अन्य पोषक तत्वों की जरूरत नहीं बताई जाती थी। लेकिन जब आज से 20-25 साल पहले लोगों को पेट संबंधी व्याधियां शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई, कैंसर होना शुरू हो गया, तब लोगों का ध्यान गया कि नहीं, इसमें एक और पोषक तत्व की जरूरत रहती है। वो पोषक तत्व है रेशा, फैब्रिक। बिना इसके हमारा पोषक तत्वों से भरपूर आहार किसी काम का नहीं।
अब उस फाइबर को, उस रेशे को मूल्यवान माना जाने लगा है कि बिना उसके हमारा पेट साफ नहीं होता। वैसे तो आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, अब इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, मरीज का इलाज करते हैं, मरीज को दवाएं देते हैं, लेकिन कभी ये प्रयास नहीं करते कि उसका पेट साफ हो रहा है कि नहीं रहा, उसकी डाइजेशन शक्ति अच्छी है, उसे पच रहा है कि नहीं रखा, उसके पेट का में भारीपन तो नहीं, गैस तो नहीं बन रही है। लेकिन पहले करते थे, 20-25 साल पहले इस इस लक्षण को पता लगाना, इस लक्षण को सॉल्व करना डॉक्टर का मूल उद्देश्य होता था। अब डॉक्टर ने इस लक्षण की तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया। अब कोई डॉक्टर जब कोई मरीज कंसल्ट करने आता है तो उसे पूछता है नहीं कि उसका मुंह का टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, मुझसे बदबू तो नहीं आ रही है, जीभ पर मैल तो जमा हुआ नहीं है, पेट भारी तो नहीं है, पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितने दिन से साफ नहीं हो रहा है, गैस तो नहीं बन रही है। तो अब वो तो सीधे सीधे दवाएं देते हैं, वो कहते हैं हो जाएगा, आज नहीं हुआ 2 दिन बाद हो जाएगा, 4 दिन बाद हो जाएगा, नहीं होगा तो इनीमा दे के निकाल देंगे। लेकिन हमारे भोजन में रेशे की महत्वपूर्ण जरूरत है। ठीक यही हम अपने खेत की मिट्टी को कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की जरूरत है, हर पोषक तत्व की जरूरत है। यदि इसमें एक भी पोषक तत्व की कमी है तो उसका प्रभाव हमारी फसलों की पैदाइश पर, पैदावार पर, साथ ही फसलों के टेस्ट पर, फसलों के आकार पर, फसलों की गुणवत्ता पर और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पर सीधा सीधा पड़ता है। यद्यपि शुरुआत में वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पोषक तत्व की जरूरत है। ठीक इसी तरह मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों के साथ में ह्यूमस की भी आवश्यकता है, ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता है कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घट जाए। ह्यूमस जैसे आज देख रहे हैं, आज हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की जो दर है, उपलब्धता है, 0.2 और 3 के आसपास हो गई है। यही ऑर्गेनिक कार्बन 1980 से पहले हमारे खेत में 5 से 7% का, 0.5 से लेकर 0.7 तक होता था। और उससे पहले यदि जाएं, 60 के पीरियड में जाएं, तो हमारे खेत की मिट्टी में यही ऑर्गेनिक कार्बन 1.5 से 2% के आसपास होता था। ऐसे में जब हमारे किसान मित्रों ने रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया तो 5 से 10 किलो के आसपास यूरिया फेंकते थे अपने खेतों में, और उनकी फसल की जो पैदावार 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती थी। फसलों पर उस यूरिया का प्रभाव दिखाई देता था। जो अभी फसल धीमी गति से ग्रोथ करती थी, बढ़ रही है, थोड़ी सी पत्तियां निकली हैं, पीली है, मुलायम मुरझा रही है, पानी की कमी के कारण वो अपना स्वास्थ्य खो रही है। ऐसे में जरा सा उन्होंने यूरिया छिड़का नहीं, पानी दिया नहीं, तो दूसरे तीसरे दिन उसकी फसलें हरी हो जाती थी, पत्तियां बढ़ जाती थी, पत्तियों का हरियालापन बहुत गाढ़ा हो जाता था। और पत्तियों का हरियालापन बढ़ना, हरियाली बढ़ना, इसका अर्थ है कि अब आपकी बहुत स्वस्थ है, वो ज्यादा अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती है। क्योंकि हमारे पौधों का स्वास्थ्य, विकास और पैदावार जो सूर्य के प्रकाश में हमारे पौधों का जो हरा रंग है, जो क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस क्रिया को संपन्न करता है, उसी पर निर्भर करता है। उसी के हिसाब से हम खेती भी करते हैं। जैसे कि हम गेहूं की फसल, जौ की फसल हम सर्दियों की शुरुआत में करते हैं, क्योंकि जब हमारा गेहूं बीज पैदा करने की सीमा पे आता है तो उसे पर डे 5 से 6 घंटे के आसपास धीमे प्रकाश की आवश्यकता रहती है। ऐसे में यदि आकाश में बादल आ जाए या अनायास वातावरण का तापमान बढ़ जाए तो हमारे फसलों की फोटोसिंथेसिस क्रिया प्रभावित होती है और पैदावार घट जाती है। रोगों में पैदाओं में कई तरह के रोग हो जाते हैं। यही एग्जाम्पल हम दूसरी फसलों में लगा सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में हमें अपनी फसलों को कितनी देर रखना है, उसी पर हमारी पैदावार निर्भर करती है। क्योंकि वहां से, उसी से हमारे पौधे अपने लिए और हमारे लिए, बाजार के लिए पैदावार तैयार करते हैं। तो आप जब गोबर भस्म का प्रयोग करेंगे तो इसके माध्यम से हमारी मिट्टी की संरचना में बदलाव आ जाएगा। मिट्टी में सारे पोषक तत्व भी सहजता से उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए यदि गोबर की राख आपके पास नहीं है, गोबर की खाद आपके पास नहीं है, तो गोबर की खाद की उस आपूर्ति को वो गोबर भस्म से पूरा कर सकते हैं। और इसको प्रयोग करना बहुत सहज है। इसको पानी में घोल कर आपने गोबर के साथ में, और गोबर ना मिले तो भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने 100 लीटर पानी में, 50 लीटर पानी में अपने सुविधा के अनुसार जितनी जरूरत है, क्योंकि जरूरत तो आपकी फसल की जो क्षेत्र है उस पर
कौन सी फसल है उस पर, और कौन कब आप फसल ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। फिर भी इसकी मात्रा 1 एकड़ के लिए यदि बताऊं, 1 एकड़ फसल के लिए बताऊं, तो 1 एकड़ फसल के लिए 1 केजी के आसपास सफिशिएंट है, और 1 केजी का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। और खर्चे की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि आप इसका रिसर्च ट्रायल करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, और प्रयोग जब करें तो उसका परिणाम मुझे अवश्य बताइए। आप इसके प्रयोग से विस्मित हो जाएंगे। आपकी यदि फसल कुम्भला रही है, मुरझा रही है, ग्रोथ नहीं है, उसकी फ्लावरिंग नहीं हो रही, समय तो आपका हो गया कि उसमें फ्लावर लगने चाहिए, फसल आनी चाहिए, फल लगने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं, या उसकी शाखाएं ज्यादा विकसित नहीं हुई हैं, तो आप जैसे ही इसका एक बार प्रयोग करेंगे 15 से 20 दिन में फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। फ्लावरिंग फूलों में बदलने में, बालियां निकलने में, दाने बनने में भी मदद करेंगे। और जैसे ही आप उसको 2 से 3 सिंचाई के बाद 2 से 3 बार सिंचाई के साथ प्रयोग कर लेंगे, आप उसकी तुलना अपनी दूसरी फसलों की तुलना के साथ करेंगे। आपको 2-3 बार इसका प्रयोग करने से ही फसलों की ग्रोथ का अंतर पता लग जाएगा, हरियालीपन का पता लग जाएगा, पत्तों के आकार का, पत्तों की संख्या का, शाखाएं जो निकल रही हैं, टहनियां जो निकल रही हैं, जो कलियां निकल रही हैं, उनकी गिनती करके भी पता लग जाएगा। और सबसे बड़ा परिणाम तो वही है जब फसल आप लेंगे। या आपने साग सब्जी में उसका प्रयोग किया है, तो साग सब्जी स्वाभाविक तरीके से आप पूर्ववत प्रक्रिया से ले रहे हैं। एक बैंगन के पेड़ पर आपको 8 बैंगन मिलेंगे, लेकिन इसी को प्रयोग करेंगे तो उसी उसी पौध से, इसके प्रयोग से आपको 8 की जगह 24 से 32 बैंगन मिलेंगे। भिंडियों की संख्या बढ़ जाएगी, टमाटर की संख्या बढ़ जाएगी, हर चीज की बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व है, इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। विशेषता यही है कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, मिट्टी की गुणवत्ता में चेंज कर देता है, मिट्टी की जो सहज संरचना है उसको प्राकृतिक अवस्था में ले आता है। आप जो भी फसल ले रहे हैं, चाहे अनाज की फसल ले रहे हैं, साग सब्जियों की ले रहे हैं, फलों की फसल ले रहे हैं, तो उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाना शुरू कर देती हैं। अधिक गहराई में जाने का अर्थ है कि जो गहराई में पोषक तत्व हैं, उनको सहजता से हमारी फसलें ले पाती हैं। इसके माध्यम से हमारी मिट्टी की जो नमी है वो बढ़ जाती है। आपको बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं, नमी पर्याप्त समय तक बनी रहने लगती है। अन्यथा आप ये प्राकृतिक जो स्वाभाविक खेती कर रहे हैं आजकल, आप रासायनिक खादों के माध्यम से जो खेती कर रहे हैं, आप रासायनिक खाद भुरकते हैं, यूरिया डालते हैं, दूसरी खाद डालते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, लेकिन पानी देने के तीसरे दूसरे चौथे दिन वो मिट्टी हार्ड हो जाती है, सूख जाती है। और सूखने का अर्थ है कि अब जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं वो आपकी फसलों को नहीं मिलेंगे, लेकिन नमी बनी रही। पानी देने की आवश्यकता है नमी को बनाए रखना। नमी के माध्यम से ही मिट्टी के जो पोषक तत्व है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि जो पोषक तत्व हैं वो सक्रिय होते हैं, वो जड़ों के पास आते हैं, फिर जड़ों के माध्यम से आपकी फसलों को उपलब्ध होते हैं। और उसी के माध्यम से जब हमारी जो फसलों के पौधे हैं उनका हरियालीपन है, वो अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया कर पाते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारी कोई भी फसल हो, कोई भी पौधा हो, अपनी अधिकांश जरूरतें वातावरण से पूरा करता है। उसको अपने ग्रोथ के लिए आदि जरूरत है वो कार्बन से पूरी करनी होती है। कार्बन उसको हवा से मिलता है, वातावरण से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग ही हमारे पौधे, हमारी वनस्पतियां फोटोसिंथेसिस क्रिया के रूप में करती है। मिट्टी से तो मात्र वो 100% में से 3.5 पौने 4% के आसपास ग्रहण करती है, और उसमें सारे पोषक तत्व हैं। यदि एक पेड़ का वजन 100 किलो है तो उसमें से 50% तो वो कार्बन है। मैं एक और बता दूं, 100% का अर्थ ये नहीं कि पेड़ के अंदर 100% ठोस आहार रहता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हम यदि 70 किलो के हैं तो हम 70 किलो ठोस थोड़ी है। अधिकांश तो हमारा ये बॉडी है पानी से बनी है। अब जैसे कि मैं 55 साल का हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर आज भी करीब 85% के आसपास पानी है, 82% के आसपास पानी है, कि मेरी हड्डियां जो अब कठोर होने लगी हैं। अब मेरी हड्डियों ने अपने अंदर के हिस्से को हार्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था, मैं 1 महीने का 2 महीने का रहा था, तो मेरे वजन के अंदर 90% से अधिक पानी था। लेकिन जीवन काल में पानी को सूख गया, हड्डियां हार्ड हो गई, मेरे मांस ने अब फैट का रूप ले लिया, मांस कम हो गया। यही
स्थिति हमारी फसलों की रहती है, पेड़ पौधों की भी रहती है। शुरू में हमारे पौधों के अंदर अधिक मात्रा में पानी ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता है, जीवन अवधि बढ़ती है, उनमें पानी का अपशिष्ट घटता चला जाता है। लेकिन फिर भी हर फसल के अंदर, हर पौधे के अंदर, हर हर जीव के अंदर 80% से 82-85% के अंदर पानी रहता है। तो जो ठोस है, उसका ठोस में से आधा तो आप कार्बन मान लो, और ये कार्बन हर तत्व के, हर हर पदार्थ के साथ सहयोग करता है। आपके यदि जो भी टिश्यू, जो भी उत्तकी संरचना हमारे शरीर में बनती है, उस हर चीज में कार्बन महत्वपूर्ण है। ये कार्बन ऊर्जा भी देता है, क्योंकि इसी के माध्यम से ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, इस सब का निर्माण इसी कार्बन से होता है। तो कार्बन 50% हर सभी के अंदर उपलब्ध है। मेरा कहने का अर्थ है कि हम, हमारी जो वनस्पति, हमारे पेड़ पौधे जमीन से मात्र 3-3.5% पोषक तत्वों का शोषण करती हैं। अधिकांश जरूरतें वो आकाश, वातावरण से पूरा करती हैं, लेकिन वातावरण से तब कर पाएंगे कि उनको 3-3.5% पोषक मिट्टी से सहज उपलब्ध हो जाए, वह पोषक तत्व उपलब्ध हो जाए, तो उसकी आपूर्ति करने में भी ये हमारा गोबर संपूर्ण मदद करता है। इसके माध्यम से हर पेड़ पौधे की जो वनस्पति जड़ें हैं, गहराई तक जाना शुरू कर देती हैं। साथ ही इसमें काफी मात्रा में ह्यूमस है, जिनकी जटिल कार्बनिक संरचना है। जैसे ही हमको उसको पानी के साथ मिट्टी में देते हैं और उसके बाद हम सिंचाई करते हैं, तो मिट्टी का ह्यूमस दर, ऑर्गेनिक कार्बन की दर बढ़ने शुरू हो जाती है। मैं इसको ऐसे ही नहीं करा, आप इसका प्रयोग करने से पहले मिट्टी की जांच करा के देख लीजिए, सोइल कार्ड बनवा लीजिए, 2-3 महीने इसका प्रयोग करिए, एक फसल पर प्रयोग करिए, 2 फसलों पर प्रयोग करके उसके बाद मिट्टी की जांच कराइए, तब मिट्टी की संरचना का पता लग जाएगा, मिट्टी की हार्डनेस खत्म हो जाएगी, मिट्टी में भुरभुरापन आ जाएगा, मिट्टी में नमी बनी रहने लगेगी, मिट्टी, आपके खेत की मिट्टी अधिक समय तक पानी को सोखने की क्षमता कर लेगी। दूसरा, जब आप 2-4-5 बार इसका प्रयोग कर लें सिंचाई के बाद, और ये फसल आपके खेत में ना हो, तो आप 10-15-20 दिन आप पानी मत दीजिए, लेकिन उसकी खुदाई करके देखिए, तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी में कितनी नमी है, कितनी गहराई तक नमी है। अब सामान्य मिट्टी की जांच करके देख लीजिए, आप पीएच करके देख, पीएच भी बहुत महत्वपूर्ण है, मिट्टी की पीएच की जांच करके देख लीजिए। आप जब संपूर्ण का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी का पीएच सामान्य लेवल के आसपास आ जाता है। अन्यथा यूरिया के प्रयोग से हमने मिट्टी का पीएच काफी हद तक एल्काइन कर लिया, या फिर आजकल खारे पानी के माध्यम से, दूसरी चीजों के माध्यम से हमने अपनी मिट्टी का पीएच क्षारीय कर लिया है, मिट्टी का पीएच बढ़ा लिया। मिट्टी का पीएच सामान्य नहीं रहता, कम या ज्यादा रहता है, तो भी हमारी फसलें मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। ऐसे में आप यदि अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे, तो उनका पूरा परिणाम तो आपको नहीं मिलेगा, उनका दुष्परिणाम हमारी फसलों को भोगना पड़ेगा। आपकी जो पैदावार है उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आज देख रहे हैं, मैं कल रिपोर्ट देख रहा था, एमपी की रिपोर्ट है, एमपी में पिछले 3 सालों में ऑर्गेनिक खेती की दर बढ़ी है। भारत में आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती एमपी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि इसी एमपी में, इसी मध्य प्रदेश में रासायनिक खादों की जरूरत, आवश्यकता बढ़ती जा रही है। पिछले 3 सालों में इस रासायनिक खाद की जो जरूरत है, उसमें काफी अधिक परिवर्तन आया, जबकि एक तरफ हमारे एमपी के किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ किसान रासायनिक खेती करते हैं, वो अधिक मात्रा में रासायनिक खादों की मदद से खेती कर रहे हैं, यानी कि अपनी मिट्टी को और दुष्प्रभावित कर रहे हैं। यही चीज दूसरे देशों में भी है। तो आप यदि रासायनिक, और पैदावार घट रही है, बात तो यहाँ पर है कि रासायनिक खादों के प्रयोग बढ़ाते बढ़ाते भी पैदावार में गिरावट आ रही है। ये चिंता का प्रश्न है। इसको लेकर हमारा जो कृषि विभाग है, कृषि जो डिपार्टमेंट है, बहुत चिंतित है, कृषि विशेषज्ञ चिंतित है, कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए। हमने पिछले 30-35 साल में अथक प्रयास करके बहुत प्रयास किया, बहुत सारे उन्नत किस्म के बीज लेके आए, लेकिन हम पैदावार में 1 से 1.5% से ज्यादा की वृद्धि नहीं कर पाए।
ये चिंता का प्रश्न है। ये तुलना चाइना से करें, चाइना चाइना इस मामले में हमसे कई गुना आगे है। चाइना की बात क्यों करें, हम यूरोप की बात कर लें, दूसरे देशों की बात कर लें, तो पैदावार के मामले में भारत की अपेक्षा वो कई गुना आगे हैं। वो लोग भी जैविक खेती को ही अब महत्व देने लगे हैं। तो आप यदि अपनी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने पौधों को स्वस्थ रहना चाहते हैं, रासायनिक खादों की ज़रूरत को कम करना चाहते हैं, रासायनिक खादों से बाहर आना चाहते हैं, तो आप इसके लिए सबके लिए भी गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इस गोबर भस्म संपूर्ण के प्रयोग से आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। प्रयोग करना बहुत सहज है, जैसे कि मैंने बताया। इसको सिर्फ पानी में घोल के और पानी के साथ देने की आवश्यकता है। आप किस तरह पानी देते हैं, फ्लड एरीगेशन देते हैं, आप स्प्रिंकलर देते हैं, आप ड्रिप एरीगेशन जो भी देते हैं उसमें से मिक्स करना है। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे में इसकी मात्रा को और भी कम रखना पड़ता है, और स्प्रे के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से भी आपके पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रयोग करके देखिए, इस गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करके देखिए और उसके परिणाम बताइए। मैं बेचने के लिए नहीं कर रहा, आप ट्रायल करके देखिए। आप ट्रायल करके देखिए, आप इसके प्रभाव से बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद मित्रों।